हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Jai Hind students, welcome back to your very own channel Commerce Classes. Today I will be taking up the next segment of national income and related aggregates. आज हम नेशनल इनकम एक्चुअली क्या होता है और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और दोनों में क्या फ़र्क है इस बात को समझेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. What is national income? It is the factor income earned by normal resident of the country. It is the factor income earned by normal resident of the country. यहाँ पर दो वर्ड्स इम्पॉर्टेंट हैं, एक फैक्टर इनकम, एक नॉर्मल रेजिडेंट. दोनों का मतलब हमें बहुत अच्छे से जानना है क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, नेशनल इनकम इज फैक्टर इनकम. तो पहले तो बात यह है कि फैक्टर इनकम ही सिर्फ इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में. अब अगर एक टर्म है फैक्टर इनकम तो इसका मतलब कुछ नॉन फैक्टर इनकम नाम का भी टर्म होता होगा. तो व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम इज इनकम अर्न्ड अगेंस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये इतने अच्छे से याद करना है कि कोई रात में सोते हुए भी बोले ना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं तो भी आप तुरंत बता पाए. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड का रिवॉर्ड होता है रेंट, लेबर का रिवॉर्ड होता है वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल का रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट्स. तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, मतलब अगर सिंपल भाषा में बात को समझना है तो फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि अगर हम कोई काम करते हैं और बदले में पैसा मिलता है तो उसको फैक्टर इनकम कहा जाता है. तो नॉन फैक्टर इनकम क्या होता है? नॉन फैक्टर इनकम इज ऑल्सो नोन एज यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट्स. यूनिलैटरल का मतलब होता है एक तरफा. ये एक तरफा पेमेंट है, मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हैं फिर भी बदले में आपको पैसा मिल रहा है. अब ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ऐसा कौन सा काम है जिसको बिना करे हमें पैसा मिल जाएगा? सोचिए, आपका जो पॉकेट मनी मिलता है ना, आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे उनके लिए, बिलीव मी, आप उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ निस्वार्थ आपको सब चीज़ें देते रहते हैं. तो पॉकेट मनी जो आपको मिलता है वो आपका क्या है? नॉन फैक्टर इनकम. सिमिलरली स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशन, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड. ओल्ड एज पेंशन क्या चीज़ है? ओल्ड एज पेंशन मैं मान लीजिए मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो मैं सीनियर सिटीजन बाय वर्च्यू ऑफ पासिंग दोज मैनी ईयर्स हूँ, मैंने कुछ किया तो नहीं है ना उसके लिए, तो फिर भी गवर्नमेंट मुझे पैसा देती है. दैट इज नोन एज ओल्ड एज पेंशन. तो यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया फिर भी पैसा मिल रहा है, क्या हो जाएगा? ये नॉन फैक्टर इनकम हो जाएगा. सिमिलरली रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, ये वर्ड भी आप बहुत अच्छे से यहीं पर समझ लीजिए क्योंकि ये बार बार आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स में. रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है, मान लीजिए कि मेरा बेटा है जो बाहर काम करता है और बाहर क्योंकि वो काम करता है तो वो मुझे पैसा भेजता है. तो बाहर से जो पैसा आया मेरे पास, अब ये भी मैंने कुछ किया नहीं है, मेरा बेटा काम कर रहा है ना वहाँ पे, तो वो मुझे पैसा दे रहा है. जैसे आप अभी आपकी एज पर आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, बाद में आप बड़े हो जाओगे, आप कमाओगे और आप अपने पेरेंट्स को दोगे. तो बाहर से जो पैसा आया अब्रॉड से उसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड. तो ये भी हमने कुछ किया नहीं. सिमिलरली अर्थक्वेक आया और सरकार ने कॉम्पनसेशन घोषित किया कि भाई जिनके घर तबाह हुए हैं, जिनका प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है या जिनका नुकसान हुआ है, उन्हें हम सबको मुआवजा देंगे 2-2 लाख रुपए. तो ये भी आपने कुछ काम तो नहीं किया ना. अर्थक्वेक आया, नेचुरल डिजास्टर, और बदले में पैसा मिला. तो ये क्या हो गया आपका? नॉन फैक्टर इनकम. तो कोई काम न किया जाए फिर भी पैसा मिलता है, उसे नॉन फैक्टर इनकम कहते हैं. और कोई काम आप करते हैं और बदले में पैसा मिलता है, उसको फैक्टर इनकम कहा जाता है. अब नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक इनकम, इन दोनों में ही सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड किया जाता है. नॉन फैक्टर इनकम को हम कंसिडर नहीं करते हैं. तो ये वाला एक टर्म क्लियर हो गया हमें, फैक्टर इनकम वर्सेस नॉन फैक्टर इनकम. कौन सी इनकम इंक्लूड होती है? फैक्टर इनकम.
कोई काम किया, बदले में पैसा मिला, यस फैक्टर इनकम, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है आपका नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? वन हु नॉर्मली लिव्स इन अ कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन अ कंट्री। जो जहाँ रहता है और जहाँ से कमाता खाता है उसको वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया में रहती हूँ और इंडिया से ही अपनी रोजी रोटी कमाती हूँ, मेरा घर भी यहीं पर है, रहती भी यहीं पर हूँ और रोजी रोटी भी यहीं से कमाती हूँ अपनी, तो मैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो गई। तो जो जहाँ जिस कंट्री में रहता है और वहाँ से कमाता खाता है उसको नॉर्मल रेजिडेंट बोला जाता है। अब यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है सिटीजनशिप को लेकर। सिटीजनशिप और नॉर्मल रेजिडेंट दो फर्क टर्म है। सिटीजनशिप आपको मिलती है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन अ कंट्री, या फिर आप अप्लाई करते हैं किसी कंट्री में वहाँ का सिटीजन होने के लिए, तो उसको बोलते हैं सिटीजन। लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप कहीं पर रह रहे हैं, कमा रहे खा रहे हैं, आप नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। ज़्यादातर तो यही होता है कि जो सिटीजन होता है कंट्री का वही नॉर्मल रेजिडेंट होता है, लेकिन ये बात हमेशा ट्रू नहीं होती। सो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इज कि वन हु लिव्स नॉर्मली इन अ कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन अ कंट्री। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं या रूल्स और भी हैं विच वी विल बी लर्निंग। नाउ लेट अस एलैबोरेट ऑन द पॉइंट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट को अच्छे से समझ लेते हैं बात को। अगेन क्यों इम्पॉर्टेंट है ये समझना, इसलिए क्योंकि सीबीएसई में आपके पास 1 मार्क के आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ के रखनी पड़ेंगी। ऑल्सो ये आपको कंसेप्ट जो है हेल्प करेगा आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो चलो देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की क्या बात है। नॉर्मल रेजिडेंट ऐसे जो मैंने अभी बोला कि व्हाट इज इट, इट इज़ वन हु नॉर्मली रिजाइड्स इन द कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री। तो जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है, मतलब जो जहाँ रहता है कमाता खाता है, वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। अब इसके अंदर आपके पास कुछ पॉइंट ऑफ इलैबोरेशन है कि नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल से नहीं होता, लोग ही सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम नॉर्मल रेजिडेंटशिप में लेते हैं। जैसे आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा हुआ है कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसी तरह से यहाँ पर जब हम रेजिडेंट इनकम की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम की भी बात करते हैं। तो एसबीआई हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी इनकम भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। सो ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स दोनों को ही लिया जाता है। दूसरा यहाँ पर एक 1 ईयर थंब रूल चलता है। अगर ये 1 ईयर थंब रूल है, अगर कोई भी 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह गया तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। या कोई किसी भी कंट्री में, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स हैं, तो कोई किसी भी कंट्री में अगर 1 साल से ज़्यादा रुक गया तो वो वहीं का रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ आपके पास एक्सेप्शंस के पॉइंट भी हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, UN की जो बॉडीज़ हैं आपकी, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। तो WHO, यूनाइटेड नेशंस और भी आपके पास वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ का जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो इनमें काम करने वाले लोग होते हैं, वो जहाँ के होते हैं, मतलब जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं, वो वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं, चाहे भले ही वो 1 साल से ज़्यादा रुक जाए। तो 1 ईयर थंब रूल यहाँ नहीं लगता है। दूसरा पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस खुद जो UN की बॉडीज़ हैं, WHO वगैरह, ये कहीं की भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होती है। अभी मैंने आपको बोला इसमें इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दोनों आते हैं, लेकिन खुद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कभी भी किसी भी कंट्री के रेजिडेंट नहीं माने जाते हैं। तो ये इंटरनेशनल सिटीजन्स होते हैं और इनको किसी कंट्री के अंदर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। एम्बेसीज आप जानते हैं, जो हर कंट्री की हर दूसरे कंट्री में एम्बेसी होती है, जो वहाँ के अफेयर्स को, अपने कंट्री के इंटरेस्ट को देखती है दूसरे कंट्री के अंदर। इसमें काम करते हैं जो आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज के थ्रू जाते हैं, डिप्लोमेट्स वगैरह जो काम करते हैं यहाँ पर। अब ये भी एम्प्लॉयज़ जो हैं, इन सब के पास इम्यूनिटी पावर होती है और ये भी जिस कंट्री के होते हैं ये उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं। यहाँ पर 1 ईयर थंब रूल नहीं लगता है। तो एम्बेसीज में काम करने वाले लोग जो जहाँ का होगा वो वहीं का कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई इंडियन काम कर रहा है अमेरिकन एम्बेसी में,
जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया में काम करने वाला इंडियन जो है वो इंडिया का रेजिडेंट होगा, और अगर कोई अमेरिकन है तो वो अमेरिका का रेजिडेंट होगा। तो जो जहाँ का होता है एम्बेसीज में वो वहीं का रेजिडेंट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस आपको पता है हमारी फोर्सेस जो है, जैसे इंडिया भी अंडर द यूएन ट्रीटी है कि कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस होगा तो इंडिया के फोर्सेस को भेजा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान में इतना पॉलिटिकल अपहीवल रहा तो वहाँ पर हमारी फोर्सेस को तैनात किया गया। सिमिलरली आपने इराक का सुना होगा, ऑल्दो अब यूएस जो है वो पुल आउट कर रहा है वहाँ से, लेकिन यूएस के आर्म्ड फोर्सेस जो है बहुत टाइम से इराक में पोस्टेड है। तो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं वो भी जहाँ के होते हैं वो वहीं के कहलाते हैं, चाहे भले ही वो 1 साल से ज़्यादा रुक जाएं। ठीक है, तो आर्म्ड फोर्सेस नहीं आते इस थंब रूल में। फिर एक बात करते हैं बॉर्डर वर्कर्स की। बॉर्डर वर्कर्स कौन है? बहुत सारे कंट्रीज़ के आपस में पोरस बॉर्डर्स हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री आराम से आया जाया जा सकता है, इसमें आपको वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे हमारा नेपाल के साथ हमारा पोरस बॉर्डर है और आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती अगर आपको नेपाल जाना हो। सिमिलरली यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और आपको टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर वन डज नॉट टेक द वीज़ाज, तो ऐसे वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मान लो ऐसा हो सकता है ना कि बॉर्डर एरिया पर कोई इंडिया में रहता है और काम करने नेपाल रोज़ जाता है और नेपाल से रोज़ वापस अपना आ जाता है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि नेपाल का कोई है जो नेपाल में रहता है, काम करने इंडिया आता है और इंडिया से वापस चला जाता है रोज़। तो डेली वर्कर्स हैं ये, रोज़ आते हैं रोज़ चले जाते हैं। अब ये कहाँ के कहलाएंगे? क्योंकि हमने क्या बोला, वन हु नॉर्मली रिजाइड्स एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, रह रहा कहीं है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहीं और रह रहा है, तो ये कहाँ का कहलाएगा? तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है कि ये रह कहाँ रहा है। जहाँ रहेगा ये वहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा। अगर कोई इंडिया का रोज नेपाल जाता है काम करने तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा और नेपाल का नहीं कहलाएगा। तो ये है बॉर्डर वर्कर्स की बात। एक और इसमें आता है आपके पास मेडिकल रीजन की वजह से अगर कोई आया है या फिर पढ़ने की वजह से आया है, इन दो पर्पज से भी अगर कोई आया हुआ है, मान लीजिए कि कोई अफ्रीका से इंडिया आता है 3 साल का डिग्री कोर्स करने और वो वापस नहीं जा रहा है अफ्रीका, 3 साल जब तक वो पढ़ेगा वो तब तक यहीं रहेगा, तो ऐसे लोग भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। तो ये भी 1 ईयर थंब रूल नहीं लगता है यहाँ पे। सिमिलरली कोई इलाज कराने आया बाहर से और क्योंकि इलाज कराने में लंबा पीरियड लग रहा है तो अगर वो भी 1 साल से ज़्यादा रुक जाता है तो यहाँ भी 1 ईयर थंब रूल नहीं लगता है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट के केस में हमको देखनी पड़ती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम की। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है ये आप समझते हैं। डोमेस्टिक इनकम इज फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। व्हाट इज इट? It is factor income earned within the domestic territory of the country। तो अब फैक्टर इनकम तो वही वाली बात हो गई जो अभी हमने नेशनल इनकम में समझा। फैक्टर इनकम इज अगेंस्ट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर भी मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हो या नेशनल इनकम की बात कर रहे हो, दोनों ही केस में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को लिया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट्स या नॉन फैक्टर इनकम जिसको हम कहते हैं वो नहीं लेते हैं। इसका कंसेप्ट ऑलरेडी हमने समझ लिया है। अब इसमें दूसरा जो टर्म आ रहा है वो है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी इट इज द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। जो हमारे देश की बाउंड्रीज होती हैं, जो देश की पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो इंडिया का आप मैप बनाते हो, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई। लेकिन यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं और एक्सेप्शंस हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? पहली चीज है कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। शिप है या एयरक्राफ्ट है
मान लीजिए इंडिया का कोई एयरक्राफ्ट है, इंडियन एयरलाइंस का प्लेन है, वो इंडिया से जाता है कहीं भी दूसरे कंट्री में, तो इसके अंदर जो भी इनकम होगी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। अगर नॉर्मल रेजिडेंट हमारा है और उसके ओनरशिप है इस चीज़ की, शिप की या फिर एयरक्राफ्ट की, तो उसमें इंडिया देश पड़ रहा हो या नहीं पड़ रहा हो तब भी उसको लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई इंडिया रेजिडेंट का ओन्ड क्रूज है और वो रन करता है ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका के बीच में कहीं इंडिया नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई भी इनकम इस क्रूज पर अगर होती है या इस शिप पर होती है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी और उसकी इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाएगी। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट किसी भी देश से किसी भी देश में जा रहे हों, जिसकी ओनरशिप जहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट की ओनरशिप उसकी होगी वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी माने जाते हैं, और कोई भी इनकम उसमें होती है तो वो वहीं की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर्स। कोई इंटरनेशनल वाटर्स में, मतलब जो ओशन वगैरह होते हैं वो किसी की बाउंड्रीज में नहीं आते हैं, तो सर्टेन किलोमीटर्स हमारे पास आता है, उसके बियॉन्ड वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो जाती हैं और वो किसी देश की जागीर नहीं है, वो किसी देश की टेरिटरी नहीं है। तो ऐसे इंटरनेशनल वाटर्स में अगर किसी भी कंट्री ने एक्सक्लूसिव राइट ले रखा है वहाँ पर ऑयल वेल्स, मतलब ऑयल निकालने का, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी, तो वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। ठीक है। नाउ थर्ड इज एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। अभी हमने नॉर्मल रेजिडेंट के केस में भी ये बात करी थी एम्बेसीज की, और यहाँ वापस एम्बेसीज की बात कर रहे हैं। एम्बेसीज में देखो जो लोग जहाँ जो काम करते हैं वो जहाँ के होते हैं वहीं के माने जाते हैं। सिमिलरली एम्बेसी भी जहाँ की होती है वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। एम्बेसीज ज़्यादातर जो होती हैं वो दूसरे कंट्री में होंगी भाई। इंडिया के अंदर अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की और तमाम देशों की एम्बेसीज हैं। तो वो आपके साथ, आपका कभी भी दिल्ली जाना हो तो चाणक्यपुरी पर जाकर देखिएगा, वहाँ पर एम्बेसीज हैं। एम्बेसीज जो होती हैं वो जहाँ की होती हैं वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती हैं। तो अगर इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। सिमिलरली अगर यहाँ की बात करें कि अगर ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी इंडिया में है तो वो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की नहीं है। तो एम्बेसीज को लेकर एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स भी वही है जहाँ पर अपॉइंट करे जाते हैं ऑफिसर्स एक कंट्री के दूसरे कंट्री में, जो कि कंट्री का इंटरेस्ट देखते हैं। सो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स जहाँ के होते हैं वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी माने जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अभी मैंने आपको नेशनल इनकम में भी बोला था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग जहाँ के होते हैं वो वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं, और खुद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसी की भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होती हैं किसी कंट्रीज़ की। सिमिलरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मान लीजिए WHO का ऑफिस है इंडिया में, तो WHO का ऑफिस इंडिया में है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड बात है फॉर द एम्बेसीज ऑल्सो एंड फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर कि अब ये अर्निंग कहाँ हुई है, अगर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई है तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करी जाएगी। तो दो बातें हमने समझी आज, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम में हम ये देखते हैं कि कौन इनकम अर्न कर रहा है। अगर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहा है तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो देश में कर रहा है कि विदेश में कर रहा है। सिमिलरली डोमेस्टिक इनकम देखते समय ये नहीं देखते कि देशी कर रहा है कि विदेशी कर रहा है, मतलब इंडियन कर रहा है या फॉरेनर कर रहा है। हम ये देखते हैं कि इनकम कहाँ हो रही है। अगर इनकम इंडिया की टेरिटरी में हो रही है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी। तो आपके पास समझने की बात यह है कि नेशनल इनकम में लोग इंपॉर्टेंट है, कौन अर्न कर रहा है। डोमेस्टिक इनकम में कहाँ अर्निंग हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का ये है कि वहाँ पर पीपल कंसेप्ट है, वहाँ लोग की बात हो रही है। यहाँ पर आपकी डोमेस्टिक इनकम में किसकी बात हो रही है, प्लेस कंसेप्ट है, कहाँ अर्निंग हो रही है। और दोनों ही केस में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम लिया जाता है, नॉन फैक्टर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता। आई होप यह बात आपको बहुत क्लियर हो गई होगी आज के लेक्चर से।
नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है। इसके फर्दर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों इनकम्स के एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में और उनका कन्वर्जन किस तरह से करते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन पर प्रेस करिए अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट नहीं करना है तो। थैंक यू फॉर टुडे।